किसान साथियों नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के इस अंक में हम हर बार की तरह लेकर आए हैं आपके लिए एक खास रोचक और जानकारी वर्धक विषय। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं मधुमक्खी पालन और मधु विकास योजना के अंतर्गत आने वाली सुविधाओं को लेकर। इस विषय पर विस्तार से हमें जानकारी देंगे आज के हमारे विषय विशेषज्ञ जो कि मौन विभाग से ताल्लुक़ रखते हैं, डॉक्टर दिलीप सिंह नरगेटा जी। जी हाँ, उद्यान विभाग हिमाचल प्रदेश में कार्यरत हैं आज के हमारे विषय विशेषज्ञ किसान साथियों। उनसे हम विस्तार से जानेंगे आज के हमारे विषय पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अगर हम हिमाचल की बात करते हैं तो हमारे हिमाचल के किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ हो सके, हमारे हिमाचल के बेरोजगार स्वरोजगार की राह पर चल सके, या हम कहें कि हमारा मौन उद्योग या बी कीपिंग का जो व्यवसाय है वो दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति कर सके, उसके लिए विभिन्न विभागों द्वारा और खास तौर पर सरकार द्वारा अनेकों योजनाएं चलाई जाती हैं। हमारी आज का जो विषय है यानी कि मधु विकास योजना भी एक ऐसी ही योजना है। इस पर विस्तार से जानते हैं आज के हमारे विषय विशेषज्ञ से। डॉक्टर नरगेटा नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं और जैसे कि विषय आपको ज्ञात ही है तो सबसे पहले अपने किसान साथियों के लिए या ये कहें कि मधुमक्खी पालक जो हैं उनके लिए जानना चाहते हैं कि मधुमक्खी पालन व्यवसाय क्या है। जी मैम, जैसा आपने ये बहुत ही सुंदर विषय चुना है। मधुमक्खी पालन एक बहुत ही आकर्षक व्यवसाय है जी। मधुमक्खी को हम पुरातन काल से जानते हैं कि वो हमारे लिए शहद व मोम बनाती है जी। उसके तत्पश्चात वो हमारे वातावरण में या जितनी भी नेचर में क्रॉप्स उगाई जाती है उसमें 80% जो हमारी फसलें हैं मधुमक्खियों द्वारा ही परागित होती है या उनका परागण किया जाता है जी। तो पहले तो हमारे उन्हें घरों में पाला जाता था या वो जंगलों में रहती थी। तो धीरे धीरे जब मनुष्य ने उनकी उपयोगिता को समझा तो उन्हें डोमेस्टिकेट शुरू करना किया जी। तो हमारे घरों में तीरे बनाए जाते थे या लॉग हाई बनाए जाते थे या मिट्टी के हाई बनाए जाते थे, वो हमारे कल्चर का एक पार्ट बन गई जी। तो इस व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए 17वीं शताब्दी में लैंगस्ट्रोक नाम के हमारे साइंटिस्ट जिन्होंने मधुमक्खी का बक्सा बनाया जी। और एक उस बक्से में भी एक खास चीज थी बी स्पेस कि मधुमक्खी अगर हम उसमें छाते लगाएंगे उस बक्से के अंदर तो वो स्पेस कितना होना चाहिए ताकि वो उन छातों में गुजर सके और एक उस बक्से के अंदर कितने छाते होने चाहिए ताकि वो मधुमक्खी का परिवार चले जी। तो उनकी यह उपयोगिता समझते हुए लैंगस्ट्रोक ने ऐसा हाइव डेवलप किया जिसे हम आज भी कहते हैं LSB हाइव। उसके बाद ही मधुमक्खी का डोमेस्टिकेशन या पूरी दुनिया में जो फैली मधुमक्खियां बक्सों में उनको साइंटिफिक तरीके से उनका पालन हुआ जिससे क्या हुआ हमारा मधु उत्पादन भी बढ़ा जी। और जो फसलें थी वो भी उनमें भी परागण हुआ। परागण से क्या हुआ कि फसलों की गुणवत्ता और उनका जो उत्पादन है उसमें कई गुना वृद्धि हमें मिली। इसलिए हमारे गांव के जो नवयुवा है उनके लिए या शहर के नवयुवक है उनके लिए स्वरोजगार का भी एक बहुत अच्छा माध्यम है जी। बड़े विस्तार से आपने बताया कि मधुमक्खी पालन व्यवसाय क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे जंगलों से हम मधुमक्खी को घर तक लेकर आए और न केवल हमने उससे मिलने वाले शहद से ही हमें फायदा हुआ बल्कि हमने स्वरोजगार के रूप में भी एक साधन हमें, एक व्यवसाय हमें मिला। हम अपने किसान साथियों को बताना चाहते हैं कि आज का कार्यक्रम है लाइव फोन इन कार्यक्रम, तो आप भी जुड़ सकते हैं। इस विषय से संबंधित कोई भी जानकारी आप चाहते हैं, कोई समस्या आपके मन में है, उसका समाधान आज के विषय विशेषज्ञ से आप चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 2800-177, दूसरा नंबर है 2800-178 और शिमला से बाहर जितने भी हमारे दर्शक हैं अगर वो हमें फ़ोन करना चाहते हैं तो 0177 STD कोड लगाकर हमें अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए, ये तो बात हुई डॉक्टर साहब की मधुमक्खी पालन व्यवसाय क्या है, किस तरह से मधुमक्खी को पालना हमने शुरू किया। अब हम जानना चाहते हैं इस योजना के बारे में, खास तौर पर जो मधु विकास योजना के नाम से जानी जाती है कि ये योजना क्या है और इसके अंतर्गत हमारे जो युवा हैं या जो इसके अंतर्गत जो इस व्यवसाय से जुड़ते हैं उनको कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं। जी, ये योजना
मधुमक्खी पालन में जो है जी भारत सरकार व हमारी पर्टिकुलरली हिमाचल प्रदेश सरकार ने जी जो भी हमारी मधुमक्खी पालन में कोई हमारे किसानों को असुविधा है और उसके इस इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए जी सभी घटकों को देख के एक योजना बनाई जी ताकि हमारे प्रदेश में हमारा जो किसान है वो फसलें हैं वो दोनों ही म्यूचुअल से फायदा हो सके। जी फायदा हो सके। जी जी तो इस योजना में मेन उद्देश्य था कि हमारी फसलों की गुणवत्ता बढ़े जी और उनका उत्पादन बढ़े। दूसरा था कि नवयुवकों को इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व करना जी जी ताकि उन्हें स्वरोजगार के माध्यम मिले। जी तीसरा था कि हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस कि हमने लोकल स्पीशीज़ को जैसे तीरे में है, लॉग हाउस में है, उनको परमानेंटली एस्टेब्लिश करना ताकि हमारी नेचर में जितनी भी फसलें हैं वो परागित हो सके और हमारा नेचर बैलेंस हो सके। इकोसिस्टम जिसको सस्टेनेबल इकोसिस्टम बोलते हैं। हमारी क्रॉप फसलें हमें तो अपने फायदे के लिए अपनी ही क्रॉप नहीं परागित करनी है, परंतु जो वनस्पति है या मेडिसिनल प्लांट है जो दूसरे उनको भी सुरक्षित रखना है ताकि वो स्पीशीज हमारे गायब ना हो जाए। तो मधुमक्खियाँ हमारे लिए इतनी उपयोगी है कि पूरे वातावरण को वो हमारे बनाए रखती है। और जो कार्बन क्रेडिट है जिसकी हम बात करते हैं, जब ज़्यादा से ज़्यादा पौधे परागित होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लोरा होगा तो उससे कार्बन क्रेडिट भी हमारा घटेगा, बढ़ेगा, है ना जी। तो पोल्यूशन कम होगा, है ना जी। तो इस तरह से ये योजना फिर इसमें लिया गया है कि हमारा हनी प्रोडक्शन बढ़े जी और फसलें परागित हो। उसके लिए हमने किसानों के लिए अलग अलग इसमें घटक बनाए। जैसे अगर एक नया बी कीपर अगर यह व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो विभाग के पास वह अब तो हमारा वैसे सारा काम ई उद्यान पोर्टल आ गया है, वो घर बैठे ही वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन दे सकता है कि मैंने इस व्यवसाय में प्रशिक्षण करना है। तो विभाग द्वारा भी प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारे दूसरे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है, डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी नौनी और हमारे केवी के पालमपुर अपने कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर, वहाँ भी ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसमें मिनिमम हमें 5 दिन का प्रशिक्षण इसकी योग्यता के लिए चाहिए होता है, किसान द्वारा किया जाना चाहिए क्योंकि ये साइंटिफिक काम है। मधुमक्खियों को पालना, जब तक आपने 1 साल पूरा फसल चक्र बोले या मौसम चक्र नहीं देखा तब तक आप इसमें दक्षता हासिल नहीं कर सकते क्योंकि विभिन्न मौसमों में हमारे को मधुमक्खियाँ विभिन्न तरीके से उनका प्रबंधन करना पड़ता है और जो समस्याएं रहती हैं वो भी अलग अलग रहती है। तो इस तरह से हम प्रशिक्षण देते हैं और उसके बाद जो मिनिमम ये व्यवसाय अगर शुरू करना तो आप 50 बॉक्स कॉलोनी लेके इस व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। जी अब मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि अगर एक जो नवयुवक है जो इस रोजगार से जुड़ना चाहता है, उसको कुछ भी इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो अगर वो इस योजना के तहत अपने आप को शामिल कर लेता है, आवेदन कर लेता है, तो कैसी कैसी सुविधाएं उसको मिलती है? क्या उसको मतलब मधुमक्खी लेने के लिए, बॉक्स लेने के लिए, इस रोजगार से जुड़ने के लिए किस तरह की सुविधाएं उसको मिलती हैं? विभाग नए बी कीपर को पर्टिकुलरली हम जैसे ही वो हमारे पास एप्लीकेशन आती है हम उसको टेलीफोनिकली उसकी कंसल्टेशन करते हैं, उसकी रुचि देखते हैं। अगर वो मधुमक्खी पालन में अपनी रुचि रखता है तो हम उसे अगली डेट में जब भी हमारा उसके नियर बाई क्षेत्र में कहीं भी ब्लॉक में या हमारे को 20-25 लोग अगर इंटरेस्टेड हुए तो हम वहीं जाके उनके लिए कैंप ऑर्गेनाइज कर देते हैं, 5 दिवसीय भी 7 दिवसीय भी, और उसका खर्चा हमारी सरकार निर्वहन करती है। और उसमें हम प्रशिक्षण देने के बाद उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद उसने एक सिंपल एप्लीकेशन देनी है कि मैं ये व्यवसाय शुरू करना चाहता हूँ अब, तो विभाग भी उसको दिला सकता है। अगर उसने बॉक्स लेने हो या मधुमक्खी के छाते लेने हो या उससे रिलेटेड इक्विपमेंट जो उसमें काम आए वो भी लेने हो तो उसमें विभाग भी सहायता करता है। नहीं तो हमारे जो प्राइवेट बी कीपर है वो भी सप्लाई करते हैं
पहले तो इन चीज़ों के लिए हमारे किसान को पंजाब या हरियाणा या निचली दूसरी स्टेटों में जहाँ ये इनकी इंडस्ट्रीज है वहाँ भटकना पड़ता था। लेकिन अब इस योजना के तहत बहुत सारे ऐसे हमारे बी कीपर डेवलप हो गए हैं जिनको हमने लाभ दिया है, वो ये सारी फैसिलिटी अब हिमाचल में ही मिलने लगी है। तो इसमें नए बी कीपर को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, एक बारी वो प्रशिक्षण प्राप्त कर ले, उसको हम इतना दक्ष बना लेते हैं, फिर सारी योजना बता देते हैं, उसने स्टेप बाय स्टेप अपने इंडस्ट्री में कैसे आगे बढ़ना है। बहुत ही विस्तार से और बहुत ही स्पष्ट शब्दों में आपने बताया कि अगर हमारे युवा इस व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको ज़रूरत होती है ट्रेनिंग लेने की, यानी खुद को प्रशिक्षित करने की, और वो प्रशिक्षण भी आपके द्वारा यानी विभाग के द्वारा उनको दिया जाता है। सिर्फ एक आवेदन उनको करना होता है और उसके बाद पूरी सहायता उनको दिलवाई जाती है। आपने बीच में जिक्र किया था कि परागकण में भी जो हमारी मधुमक्खियाँ हैं उनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, भूमिका होती है, तो वो उसमें क्या उपयोगिता मधुमक्खी की रहती है, उसके बारे में भी विस्तार से बताएं। मैम, हम तो जानते हैं कि मधुमक्खियों की उपयोगिता सिर्फ शहद तक ही नहीं, मतलब लिमिटेड है जी, लेकिन ऐसा नहीं है जी। सबसे ज़्यादा उपयोगिता उसकी नेचर में परागण के लिए है जी। अब मैं एक फसल की बात करूं हिमाचल में जी जी, जिसके लिए एप्पल बॉल ऑफ इंडिया हमारा हिमाचल जाना जाता है जी जी। तो अगर मैं उस फसल की बात करूं तो वो हाईली डिपेंडेंट है, क्योंकि वो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, तो वो मक्खियों पे हाईली डिपेंडेंट है वो क्रॉप जी जी। अगर मक्खियाँ नहीं होगी तो उसकी उत्पादकता उतनी नहीं होगी जितनी आज है जी जी। उसमें सेब में कई मतलब सैकड़ों गुना तक उसमें हम परागण का रेशो हमारे को मधुमक्खियों से मिलता है जी जी। तो सेब अभी हिमाचल में 1,15,000 हेक्टेयर में अभी सेब की खेती हो रही है, जो कि टोटल हमारा 70% एरिया फ्रूट प्रोडक्शन में है जी जी। वैसे 2.5 लाख हेक्टेयर हमारा टोटल फ्रूट प्रोडक्शन का एरिया है हिमाचल में, जिसमें अकेला 70% सेब कवर करता है जी जी। तो सेब में अब 1 हेक्टेयर में हमारी लगती है 5 कॉलोनियाँ पॉलिनेशन के लिए जी जी। उसमें क्योंकि मेल और फीमेल पार्ट जो है हमारे जैसे गोल्डन है उसको मेल बोलते हैं और रॉयल को फीमेल बोलते हैं। अगर क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगी तो फ्रूट सेटिंग नहीं होगी और हवा से इतनी हो नहीं पाती। मधुमक्खियाँ एक परफेक्ट साधन है, क्योंकि वो जब पॉलिनेशन करती है तो एक पर्टिकुलर क्रॉप को चूज करती है। जब तक वो क्रॉप या उसमें पुष्प खत्म नहीं हुए तब तक वो उस फसल को नहीं छोड़ती है। इसीलिए जो भी वो शहद कलेक्ट करती है, पोलन कलेक्ट करती है, वो उसी क्रॉप का या उसी का माध्यम से आता है, तभी वो हमारे में एक सच्चा बोलते हैं जिसको परागण कर पाती है, उसी क्रॉप का जो पोलन है उसी क्रॉप पे निषेचित होगा जी जी। तो जिसे हमें ट्रू पोलिनेशन बोलते हैं वो मिलता है और सेब की उत्पादकता बढ़ती है। जैसे मैं बोल रहा था 1,15,000 हेक्टेयर में अगर सेब आज हो रहा है और इससे बढ़ ही रहा है हमारा सेब जी, तो इसके लिए अगर हम 5 कॉलोनी भी माने जी जी, तो भी मैम 6 लाख कॉलोनियाँ चाहिए अभी हमें, अभी और ज़रूरत है इतनी। तो 1 लाख कॉलोनी अभी हम प्रोवाइड कर पा रहे हैं पोलिनेशन के लिए। अभी 5 लाख शॉर्टेज चल रही है सिर्फ सेब के लिए जी। अब दूसरी फसलें जी जी, अब हम ले स्टोन फ्रूट ले चेरी ले और दलहनी फसलें ले या दूसरी और हमारी जितनी भी एग्रीकल्चर क्रॉप्स है उनको ले तो हमारा 7-8 लाख कॉलोनी अभी हमारी ज़रूरत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे हिमाचल प्रदेश के जो बेरोजगार युवा हैं जो अपने सर्टिफिकेट्स लेकर नौकरी के पीछे दौड़ रहे हैं, शहरों में सड़कें धूल छांक रहे हैं, तो अगर वो चाहें तो वो बेरोजगारी से स्वरोजगार का ये जो रास्ता है वो अपना सकते हैं और इस क्षेत्र में आ सकते हैं, क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ज़रूरत है अभी इस क्षेत्र में काम करने की। तो अगर इस क्षेत्र में वो आते हैं, जुड़ते हैं, तो उनको बहुत फ़ायदा भी होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी योजनाएँ सरकार द्वारा, विभाग द्वारा
चलाई जा रही हैं। अब आपसे जानना चाहते हैं, ये तो बात होगी परागकण की भी, इसका मतलब ये हुआ कि जो बेरोजगार युवा हैं उनको परागकण के लिए भी इस योजना के तहत सहायता जरूर दी जाती होंगी, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़रूरत है। साथ ही साथ हम ये भी जानना चाहते हैं कि जैसे हिमाचल प्रदेश की शहद की भी बड़ी मांग रहती है, ये पहाड़ी प्रदेश है और यहाँ पे जो शहद मधुमक्खियों द्वारा तैयार किया जाता है उसकी भी गुणवत्ता की बड़ी बात की जाती है। तो आपसे जानना चाहते हैं कि अगर हमें गुणवत्ता की जांच करनी हो तो हम कैसे कर सकते हैं, और अगर पहाड़ी प्रदेश के शहद की बात करें तो ये कितना महत्व रखता है बाहर की शहद की अपेक्षा? जी मैम, पूरे भारतवर्ष में जो शहद हमें मिलता है जी, मोस्टली वो एक ब्रेसिका फैमिली है जिसमें सरसों आते हैं, तोरी आती है। 60% जो शहद है हमारा उन्हीं क्रॉप से आता है, क्योंकि वो बहुत सारे एरिया में प्लेन में लगती है। हमारे उत्तरी भारत में, दक्षिण भारत में जहाँ भी है सरसों के उससे आता है जी। और वही जो है प्लेन्स में तो उसी को वाइट हनी बोलते हैं। लेकिन जो हमारे पहाड़ी राज्यों है जिसमें हमारे नेशनल हनी मिशन के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक हनी मिशन चलाया है, जिसमें कि जो पहाड़ी राज्यों का शहद है उसे अलग पहचान दी जाए। हमारा जो शहद है प्योर ऑर्गेनिक शहद, मेडिसिनल हनी होता है। तो पहाड़ों में वैसे भी हनी प्रोडक्शन वैसे कम होता है, क्योंकि यहाँ हमारा 1 या 2 सीज़न ही हनी प्रोडक्शन के रहते हैं। तो प्लेन्स में फसलें चेंज होती है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में। इसमें अगर हमें मधु उत्पादकता ज़्यादा बढ़ानी है तो आज एक क्षेत्र से जहाँ जहाँ फसलें लग रही है तो मधुमक्खी पालक को वहाँ अपनी मक्खियाँ ले जानी पड़ती है। तो पहाड़ों में अगर निचले क्षेत्र की मैं बात करूँ तो हमारे पास जो शहद आता है वो मल्टीफ्लोरा का आता है। मल्टीफ्लोरा में जैसे रिठा है आपके, और ओई है, सीरस है, या आपका तूना है। ये हमारे निचले क्षेत्र जो है कांगड़ा या ऊना के क्षेत्र है वहाँ से मिलता है। यहाँ भी अगर हमने 2 सीज़न में शहद लेना है तो यहाँ भी हम जैसे कि आपके वाइल्ड चेरी इनकी प्लांटेशन कर दे तो अप्रैल में हमारे को मल्टीफ्लोरा का मिलेगा और अक्टूबर नवंबर में हमारे को वाइल्ड चेरी का हनी मिलेगा। तो 2 फसलें हम साल में यहाँ भी हनी की ले सकते हैं। वैसे भी मध्य क्षेत्र में हमारी कश्मल लगती है या चिचड़ी लगती है, और दुनिया में चिचड़ी का ही वाइट हनी होता है जो कि हमारे प्रदेश के नाम से जाना जाता है कि चिचड़ी हनी होगा तो हिमाचल को होगा। चिचड़ी वैसे हम हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में या उत्तराखंड के इन मध्यम वाले क्षेत्रों में जहाँ से हमें वाइट हनी मिलता है, और वो बहुत ही मेडिसिनल वैल्यू है उसकी। तो तीसरी तरह का शहद हमें, और इसमें भी अगर हमने 2 फसलें शहद की लेनी है, पहली फसल में हमारी अर्ली चिचड़ी भी आ जाती है, कश्मल भी आ जाती है अप्रैल में जून के दौरान, और सितंबर अक्टूबर में फिर से चिचड़ी, और नवंबर में हमारे पाजा का शहद आ जाता है। तो और जैसे लाहौल स्पीति है, ऊपर के क्षेत्र है, वहाँ वाइल्ड थाइम है जैसे उसका हनी आ जाता है, या डोडरा क्वार के क्षेत्र में हमारा ओगला का हनी आ जाता है। तो ये सब रेयर प्रोडक्ट है, इनका प्रोडक्शन भी अभी कम है और हिमाचल में ही ऐसी विविधता होने के कारण हमारे पास ये रेयर प्रोडक्ट है जिनकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो इसका जो है बी कीपर, अगर आज की डेट में हमने बहुत सारे बी कीपर इसी योजना के तहत हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में उन लोगों को डेवलप करने के लिए उनके लिए हमने 10 लाख की एक यूनिट, छोटी वो प्रोसेसिंग यूनिट लगा दे। हमारा जितना भी हनी प्रोडक्शन होता है एक किसान लगा सकता है, उसमें हम 5 लाख की उसे सहायता दे रहे हैं ताकि 50% पे। तो और वो सारा शहद की वो ब्रांडिंग होगी, पैकेजिंग होगी, जिससे उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी और गांव से ही, उस गांव में ही उसके पास इंटरनेट या दूसरे माध्यम से उसके पास डिमांड आ जाती है, और जो हाई एल्टीट्यूड हनी है वो घर बैठे ही उसका मुंह मांगे दाम बिक जाता है। बिकता है। तो ये एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो हमने हिमाचल में छोटी इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए इस तरह की इंडस्ट्रियाँ 4-5 हमारी अभी लग चुकी है, और भी हमारे पास 10-15 आवेदन है, ताकि हमारा जो शहद का प्रोडक्शन है गांव-गांव तक बढ़े। इसके मधु उत्पादन करने वाले पौधे लगाए लोग, ये अवेयरनेस हम चलाएं, और हमें पहाड़ का जो अमृत है जिसके लिए हिमाचल पहले से जाना जाता था, उस इंडस्ट्री को दोबारा रिवाइव कर पाए।
आपने जो कहा पहाड़ का अमृत है और उसके लिए जाना जाता था, उसको रिवाइव करता है, लेकिन ये जो अमृत है ये सब तक पहुँचे और हमें उसका भान हो, ज्ञान हो कि ये अमृत है या नहीं है, वो कैसे हम जान सकते हैं कि ये जो हनी हमें मिल रहा है वो सच में पहाड़ का है या कहीं बाहर का है? गुणवत्ता की जांच हम कैसे कर सकते हैं? हमारे पहाड़ में हनी प्रोडक्शन देखो, एक तो जो तीरों में हो रहा है जी, जो हमारे परमानेंट लोगों के घरों में तीरे लगे जी, जी, या कोई लकड़ी का हाइव बनाया है, हाँ, वहाँ हमारी जो देसी मधुमक्खी वहाँ लगी है, जी, जी, या मड हाइव बनाया, जी, तो जो उससे आप निकालेंगे शहद, जी, वो तो 100% श्योर है कि वो अमृत है। अमृत है जी। अच्छा, दूसरा जो हमारी मधुमक्खियाँ जो एपिस मेलिफेराई विदेशी मक्खी है जी, जिसका हमारी जिसको हम बग से एक जगह से दूसरी जगह में भी ले जाते हैं, वैसे ही सराना में भी हम करते हैं, पर उसका प्रोडक्शन ज़्यादा है जी। तो उस मधुमक्खी का शहद भी तो उन्हीं सोर्स से अगर आएगा तो भी वो भी उतना ही शुद्ध है जी। तो शुद्धता जानने के लिए वैसे तो हमारे पहाड़ों में जब जब हनी प्रोडक्शन सीजन होता है जी, चाहे सेब की फसल है या दूसरी फसल है, अब कोई ऐसा कीटनाशक या दूसरी स्प्रे नहीं होती जहां से हमारा हनी प्रोडक्शन होता है जी, या तो ये कीटनाशकों से अडल्ट्रेट हो सकता है जी, या आपके पहले चली थी कि एक एंटीबायोटिक लोग खिलाते होंगे मधुमक्खियों को तो वो शहद में आ जाए, या उसमें कोई चीजें मिला के, जैसा हम सुनते हैं मार्केट में कि मिलाते होंगे। डॉक्टर नरगीटा, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अभी बहुत सारी चीज़ें आपके पास हैं जो आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं, ऐसे हम जान रहे हैं, लेकिन जो भी जानकारी आपके जरिए आज के कार्यक्रम के माध्यम से हमारे किसान साथियों तक पहुंची, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान साथी उससे ज़रूर अच्छा खासा लाभ कमाएंगे। आप आज के हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम के साथ जुड़े, इतनी जानकारी आपने दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। किसान साथी, उम्मीद करते हैं आज के इस कार्यक्रम से आप ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे और इस योजना का आप लाभ उठाएंगे और इस व्यवसाय से जुड़ेंगे ताकि आपकी आर्थिकी में भी सुधार हो सके, ऐसी हम उम्मीद करते हैं और इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।